चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 12th हिस्ट्री के अध्याय 10 का अधिकांश पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आप लोग को कि हम कल जो लास्ट पॉइंट पढ़ा रहे थे वो पढ़ाए थे चिरस्थायी व्यवस्था, और चिरस्थायी व्यवस्था क्या था हमने बता दिए थे। और आज होगा उसका गुण, चिरस्थायी व्यवस्था का गुण। तो मैं बता दूं एक बार, वैसे तो चिरस्थायी व्यवस्था में बहुत सारे अवगुण था, लेकिन कुछ गुण भी था। मैं एक दो गुण बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया गया, तो लगान की दर जो था वो निश्चित कर दिया गया। अर्थात पहले क्या होता था, तो लगान की दर बराबर बराबर चेंज होता था, वो चेंज वाला बात सिस्टम खत्म हो गया। उसके बाद इसके द्वारा बंगाल की आंतरिक जो आर्थिक व्यवस्था थी वो सुधरने लगा था। उसके बाद कंपनी को पहले, इससे पहले लगान जो प्राप्त होता था वो निश्चित नहीं था। अब ये निश्चित हो गया कि हमको 6 महीना में या 1 साल में एक निश्चित रकम हमको लगान से प्राप्त होगा, और फिर जितना प्राप्त होगा लगान उसके अनुरूप वह योजना बनाने लगा, अर्थात कंपनी को भी इससे काफी लाभ हुआ। तो इस तरह से चिरस्थायी व्यवस्था का कुछ गुण है, उसको आप लोग एक एक करके नोट कर लीजिए। देखिए, 1 नंबर, इस व्यवस्था के बाद लगान की दर जो बार बार बदल रहा था उसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा, इससे बंगाल की आंतरिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। तीसरा, इससे कंपनी को निश्चित लगान प्राप्त होने लगा। इस तरह से आपने चिरस्थायी व्यवस्था का जो गुण था उसको समझ गए और लिख भी दिए। अब हम इसके कुछ दोस्तों से बहुत था, मैंने पहले ही बताया था कि इसका दोस्त बहुत है। अब मैं इसके दोष पर चर्चा करने जा रहा हूं, अब गुण पर चर्चा करने जा रहा हूं। मेरे भाई, चिरस्थायी व्यवस्था का जहां गुण भी कई थे वहीं दोष भी अनेकों थे। उनमें से पहला लिखिए, 1 नंबर में, इसमें कर की राशि अधिक थी, अतः कई जमींदार निर्धारित समय पर कर चुका नहीं पाते थे, जिसके कारण उसे भूमि के मालिकपना से वंचित होना पड़ता था। दूसरा नंबर, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इससे आमदनी तो अस्थायी हो गई लेकिन खर्च बढ़ गया। तीसरा, इस व्यवस्था में किसान पूर्ण रूप से जमींदार के अधीन आ गया, परिणाम स्वरूप जमींदार उसका शोषण करने लगा। चौथा नंबर, इसमें भूमि की नीलामी होती थी, जिसमें धनी वर्ग के लोग ही सफल होते थे, जिससे कृषि का कोई अनुभव नहीं था, अतः यह किसान से अधिक कर वसूलते थे। तो इस तरह से आपने चिरस्थायी व्यवस्था का जो दोष था, जो गुण था, वो दोनों पॉइंट आपने पढ़ लिए। इन दोनों पॉइंट में, अर्थात चिरस्थायी व्यवस्था के गुण और दोष में, अगर किसी तरह के आपके मन में सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी जी,
चलिए तो सर कंपनी जमींदार से कितना परसेंट कर लेता था और जमींदार किसान से कितना परसेंट कर लेता था? वो तो बदलते रहता था, वो मेरे भाई बदलते रहता था। खास करके शुरू में तो कम था, जब अस्थायी होने के बाद सर? नीलाम जब होता था तब काफी ज्यादा हो जाता था। शुरू में तो 2/3 भाग भूमि का जो उपज था वो लेता था। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सूर्यास्त कानून। ये सूर्यास्त कानून क्या था मेरे भाई? 1794 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगान जमा करने से संबंधित एक विशेष कानून बनाया था, जिसको सूर्यास्त कानून का नाम दिया गया। इस कानून में यह व्यवस्था थी कि जमींदार एक निश्चित तिथि को टैक्स आके जमा करेंगे और वह टैक्स सूर्यास्त अर्थात सूरज डूबने से पहले जमा करेंगे, और सूरज जब डूब गया उसके बाद अगर जमा करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। और फिर अगर सूरज डूबने से पहले वो निश्चित तिथि को अगर वो कर नहीं जमा कर पाए तो उसकी भूमि अब नीलाम हो जाएगी। अर्थात जिस दिन निश्चित था कि अमुक दिन टैक्स जमा करना है, उस दिन सूरज डूबने से पहले तक वो टैक्स जमा कर सकते थे। नहीं करने पर उसकी भूमि की अगले दिन नीलामी हो जाती थी। यही था सूर्यास्त कानून। तो शायद सूर्यास्त कानून क्या था वो समझ गए। अब इसको आप लोग नोट करें। 1794 ईस्वी में सूर्यास्त कानून ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया, जिसके अनुसार अगर एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक जमींदार भू राजस्व की रकम जमा नहीं करता तो उसकी पूरी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। इसके कारण अनेकों जमींदार को कंगाल होना पड़ा था। साथ ही इससे किसानों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से आपने सूर्यास्त कानून क्या है उसको समझ गए। और अब हम आगे मेरे भाई आज नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को हमको यहीं पर विराम देना पड़ेगा।